महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है और त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए समिति का गठन कर दिया है। ये फैसला फडणवीस कैबिनेट की बैठक में हुआ। दरअसल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष खड़ा था, बल्कि पार्टी के भीतर से भी इस नीति के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, जिसके बाद सीएम फडणवीस को ये फैसला लेना पड़ा। अब समिति सभी पक्षों से चर्चा करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नई पॉलिसी लागू की जाएगी। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तैयार करण्यात येईल। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब रविवार को ही मुंबई के आजाद मैदान में उद्धव ठाकरे प्रदर्शन करने उतरे थे। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सरकारी आदेश की कॉपी जलाई थी, बल्कि बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर आक्रामक राजनीति कर रहे थे। माना जा रहा था कि इस मुद्दे के खिलाफ राज और उद्धव फडणवीस सरकार को घेर सकते हैं। ऐसे में सरकार को फैसला लेना पड़ा। फडणवीस सरकार ने फैसला वापस लिया तो शिवसेना उद्धव गुट ने इसे अपनी जीत बता दिया और 5 जुलाई को इसके विरोध में होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बताया कि अब इसकी बजाय विजय जुलूस निकाला जाएगा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया तो शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे मराठी मानुष की जीत करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार को मराठी मानुष के आगे घुटने टेकने पड़े। सरकारचा हाच प्रयत्न होता की मराठी माणसाची फूट आपल्याला लाभदायक ठरेल हे त्यांना कळलं किंवा वाटलं होतं, म्हणून मराठी माणसात फूट पाडायची। हे आता जे तुम्हाला सांगितलं तेच। आता आज हे आंदोलन केल्यानंतर त्यांना ही कल्पना नव्हती कि मराठी माणूस एवढा एकवटेल। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान ये भी ऐलान किया कि अब 5 जुलाई को होने वाला विरोध मार्च रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह अब विजय जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, 5 तारखेला आम्ही या सक्तीच्या विरोधात मोर्चा काढणार होतो, पण 5 तारखेला हा मोर्चा आता जल्लोष किंवा विजय मोर्चा, आता मोर्चा किंवा सभा त्याचं स्वरूप कुठे कधी काय असेल हे 1-2 दिवसामध्ये आम्ही सगळ्यांशी बोलून सर्वांना सांगू। 5 जुलाई को शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की एमएनएस ने संयुक्त विरोध मोर्चा निकालने की बात कही थी, जहां उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि अब उसकी जगह पार्टी विजय जुलूस निकालेगी। तो वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस मसले पर बैठक की है। हालांकि उनकी ओर से साफ नहीं किया गया है कि वो इस विजय जुलूस का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। आज के महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। आज से शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद इस सत्र के हंगामेदार होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर विपक्ष फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि फडणवीस सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां घेराव करने की कोशिश करेंगी। ऐसे में विधानसभा में हंगामा होना करीब करीब तय माना जा रहा है। विधानसभा सत्र में जन सुरक्षा कानून, किसानों की कर्ज माफी, शक्तिपीठ महामार्ग से प्रभावित किसानों की मदद, शिरसाट का होटल खरीद सौदा, संदीपान भुमरे के ड्राइवर के नाम 150 करोड़ की जमीन, पुणे की वैश्वड़ी हकबड़ी जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देने के पूरे कयास लग रहे हैं। वहीं जिस तरह से हिंदी भाषा विवाद को लेकर 5 तारीख को विपक्ष बड़ा विरोध मार्च करने वाला था, उसके ठीक पहले ही फडणवीस सरकार ने फैसले को उलटकर उनके प्रस्तावित मोर्चे की हवा निकाल दी है। ऐसे में यह मुद्दा विधानसभा की कार्रवाई में छाए रहने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा आज विधानसभा सत्र में कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। अनुपूरक बजट की मांग रखी जाएगी। तालिका उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। इसके बाद शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके बाद दिन भर के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के इंडिया गठबंधन को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को लेकर तंज कसा, जिसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर जो बयान दिया, उससे सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि भले ही महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने उनकी पार्टी के 4 एमएलए को तोड़ लिया हो, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वो महागठबंधन से बात करने के लिए तैयार है। वो बीजेपी को हराना है। हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया, उन बेईमानों को,
महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर जमहूरियत का खतरा हो गया, और हमारे 4 को बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बात करिए। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्णा ने भी प्रतिक्रिया दी और महागठबंधन को ठगों का गठबंधन करार दे दिया। पर महागठबंधन में कहीं कोई चीज तय नहीं है। महागठबंधन एक ठगबंधन है और यहाँ हर कोई एक दूसरे को ठगते रहता है। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बिहार में सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस पर तेजस्वी यादव का गुस्सा भड़का हुआ है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। आप लोगों के पिता माता का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बताइए कहाँ से लाओगे? मैट्रिक सर्टिफिकेट लाना होगा, जो मैट्रिक नहीं किया उसका कहाँ से लाएगा? आधार कार्ड मान्यता नहीं है, मनरेगा कार्ड मान्यता नहीं है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जो है आधार कार्ड को लिंक कर रही थी वोटर लिस्ट की डुप्लीकेसी का। पट्टा में मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एक पार्टी को समर्थन करने वाले फैसले ले रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। एनडीए में शामिल आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि विपक्ष बिना चुनाव आयोग की कवायद को समझे ही आरोप लगा रहा है, जो ठीक नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि पहले इलेक्शन कमीशन की सारी चीजों को ठीक से समझें, जानकारी लें और उसके बाद लगे तब सवाल उठाएं। लॉ छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात पर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसके जरिए ममता सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले को बीजेपी ने सियासी हथियार बना लिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के साथ महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया। कन्या सुरक्षा यात्रा को हम लोग आगे लेकर जाऊंगा। ममता बनर्जी को जितना टाइम तक ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर से डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक ये हमारी मोर्चा जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी के महिला मोर्चा ने लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पीड़ित लड़की को इंसाफ देने की मांग की और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिमी मिदनापुर में भी बीजेपी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। वारदात पर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमला बोल रही है। आरोप लगा रही है कि ममता सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं टीएमसी ने इस आरोप पर पलटवार किया है। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह गर्म होती दिख रही है, जहां पर बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में, जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, which is the cultural capital of this country, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happened. तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मामले पर सवाल खड़े किए और ममता सरकार पर निशाना साधा। मुल्क के शासन में बंगाल और खराब हो गई है, मैं उसको निंदा करता हूँ और इसको एक निर्णायक स्तर तक ले जाने के लिए इस लड़ाई को यहाँ के हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा रहता हूँ। बीजेपी नेताओं के आरोप पर टीएमसी ने भी पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाने वाली बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को कहिए पहले उन्नाव
हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो हुआ है, पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए, बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। वहीं अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर टीएमसी के अंदर ही संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है। असल में टीएमसी ने पार्टी विधायक मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयानों से किनारा कर लिया है, जिस पर पार्टी के अंदर अब तनातनी बढ़ गई है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। मदन मित्रा का यही वो बयान है जिसके सामने आते ही सियासत में बवाल मच गया और टीएमसी को एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना स्टैंड साफ करना पड़ा। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, टिप्पणी निजी हैसियत से की गई और पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। टीएमसी की ओर से आए ट्वीट में कल्याण बनर्जी की ओर से शुक्रवार को दिए गए बयान की भी निंदा की गई, लेकिन पार्टी में तनातनी तब बढ़ी जब इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। टीएमसी को दूसरों से अलग करने वाली बात यही है कि हम ऐसी घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी पर कल्याण बनर्जी भड़क गए। पहले एक्स पर पोस्ट कर पार्टी से अपराधियों को संरक्षण दे रहे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की, फिर मीडिया के कैमरे पर आकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी। एंटी वुमेन शी हैज चार्ज्ड इट, व्हाट शी इज, व्हाट इज दिस, शी हैज ब्रोकन ए फैमिली ऑफ ए 40 years marriage and married a guy of 65 years. She did not hurt the lady. कल्याण बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा को हर एक महिला से घृणा है, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरी महिला को उभरने नहीं दिया। कोलकाता गैंगरेप केस में अब तक कॉलेज के गार्ड समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 9 कर दी गई है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रविवार को महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार अपनी टीम के साथ लॉ कॉलेज पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान अर्चना मजूमदार और कॉलेज में मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि अर्चना मजूमदार और उनके साथ आए दूसरे लोगों को उनके मोबाइल नंबर नोट करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री दी गई, लेकिन पुलिस ने महिला आयोग की टीम को लॉ कॉलेज में वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी की इजाजत नहीं दी। वहीं जब अर्चना मजूमदार कॉलेज के बाहर आई तो उन्होंने पुलिस पर पीड़िता और पीड़िता के परिवार को भी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए। पर ये मिलने से पहले इनको छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? कि कमीशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा तो ये लोग जो मांग रहा वो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। वहीं इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उल्टे महिला आयोग पर ही सवाल उठा दिए। कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं है? वहाँ के अत्याचार नहीं है? तो जाना है तो सब जगह जाइए। फिलहाल कॉलेज में गैंगरेप को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है। वहीं दिल्ली की सियासत एक बार फिर झुग्गियों पर आ गई है। विरोधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार झुग्गियों को तोड़कर गरीबों को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ फुंकार भरने पहुंचे। आरोप लगाया कि बीजेपी की प्लानिंग दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने की है। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार 1 साल में फ्री बिजली भी बंद कर देगी और स्कूलों की फीस भी बढ़ा देगी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से दिया गया आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का एक बयान वायरल हो गया है। गोपाल राय कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ा जाएगा तो वो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा कर लेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित करते वक्त गोपाल राय भावनाओं में ऐसे बहे कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। झुग्गियां उजड़ेगी,
अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को नक्सलवादी सोच वाला बता रही है। जिस नक्सलवादी विचारधारा से आते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सब उसी विचारधारा से पालित पोषित लोग हैं, ये अराजकवादी लोग हैं। वहीं झुग्गी के मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो झुग्गी के मुद्दे पर केजरीवाल से 10 सवाल पूछेंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भगदड़ रविवार सुबह 4 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने हुई, जहां जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ पहुंचा, श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई, जो देखते ही देखते भगदड़ में बदल गई, जिसमें कई श्रद्धालु खासकर महिलाएं दब गईं। जब तक ये भगदड़ रुकी, तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन्होंने अपनों को इस भगदड़ में खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लोगों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था। बता दें कि पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा किया जाता है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुँच चुके थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ बाद में पहुँचा, जिससे लोगों में दर्शन के लिए होड़ मच गई और यह हादसा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि हर साल रथ यात्रा में शामिल होने लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर क्यों थे? जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई इस भगदड़ को लेकर राजनीति भी तेज है। बीजेपी जनता दल ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी है। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजे से दर्द कम होगा? यही सवाल पूर्व सीएम नवीन पटनायक प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं। नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा है, मैं सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने से परहेज करता हूं, लेकिन ये त्रासदी लापरवाही के कारण हुई। चौतरफा हमलों के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्रवाई करते हुए डीएम सिद्धार्थ एस स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं ओडिशा के डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा थी। जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ऐसे में यात्रा के दौरान हुई भगदड़ को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि 2 दिन पहले शुक्रवार को देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 625 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं सावन शुरू होने से पहले ही कावड़ रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर हंगामा हो गया। इस मामले में विवाद तब बढ़ गया जब कथित तौर पर एक दुकानदार की पैंट उतरवाकर पहचान करने की बात सामने आई है। आरोप है कि पहचान अभियान टीम ने पंडित ढाबे के मालिक की पहचान की पुष्टि के लिए जब आधार कार्ड मांगा तो कर्मचारियों ने नहीं दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो शक के आधार पर स्वामी यशवीर जी की टीम ने ढाबे पर लगे बार कोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। आरोप है कि मुस्लिम नाम देखकर हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी और एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई। इस दौरान कर्मचारी रोता हुआ दिखाई दिया और डर की वजह से वो होटल से बाहर चला गया। मेरा नाम गोपाल। अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा, बीमा चल रहा, देखो बीमा चल रहा। जबरन कपड़े उतरवा कर पहचान करने की खबर जब बाहर आई तो हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। पहचान अभियान चलाने वाले यशवीर महाराज ने गंभीर आरोप लगाए तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल दागे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया।
यशवीर महाराज जी के नेतृत्व में ढाबा मालिकों की पहचान के लिए कांवड़ रूट पर 5000 लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम पर पंडित ढाबे के मालिक के नाम को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप है, लेकिन यशवीर महाराज का कहना है कि नाम बदलकर ढाबा चलाना हिंदू समाज के साथ धोखा है। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। पंडित ढाबे को लेकर विवाद बढ़ा तो एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जांच को लेकर यशवीर महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। वहीं पहचान अभियान पर साक्षी महाराज ने कहा कि कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान होनी ही चाहिए। कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे यूपी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए। उसमें हालांकि कांवड़ यात्रा और उसके रूट को लेकर 25 जून को ही आदेश जारी कर दिया गया था। यूपी सरकार के आदेश में बहुत साफ निर्देश था, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि सरकार के आदेश के बाद भी मुस्लिम समुदाय के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच मेरठ पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ रूट की जांच के लिए ताकत झोंक दी है। पुलिस एक प्लान के तहत न सिर्फ यात्रा मार्ग की जांच करने में जुटी है, बल्कि सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां भी कर रही है। यही नहीं, अफवाह फैलाने, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जहां पे भी कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम उसको ब्लॉक कराया जाएगा, उसके खिलाफ फिर उसको आइडेंटिफाई करके सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक और पुलिस अपनी तैयारी में जुटी है तो दूसरी ओर ढाबों के मालिकों के नाम को लेकर उठे विवाद और मुजफ्फरनगर में एक कर्मचारी के साथ अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति जताई गई। कि ऐसा है कि ये मामला न्यायालय में भी जा चुका, अब न्यायालय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भाई आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? अब विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। हालांकि इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, जहां इनामी अपराधी संदीप पहलवान को ढेर कर दिया गया है। नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ में संदीप पहलवान मार गिराया गया है। संदीप पहलवान इनामी अपराधी था, उस पर 1 लाख का इनाम था। गोली लगने से एसटीएफ का एक सिपाही भी घायल हुआ है। उसकी पहचान संदीप पुत्र सतवीर रोहतक के रूप में हुई है और ये थाना पनकी में ट्रक के साथ हुई लूट की घटना में वांछित चल रहा था और इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित हो रखा था। अब खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पीसीएस परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र बाढ़ में फंस गए। ये उस वक्त हुआ जब दोनों ही छात्र घर से परीक्षा देने के लिए निकले, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में 2 छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुनियाघर और पौठी के पास बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में गंगा में स्नान करने की होड़ में अपनी जान को जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर घाट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में डूब न जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनाउंसमेंट किए जाने के बाद भी कुछ लोग उफनाई गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए, ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से,
ये ध्यान पकड़ के स्नान करें, दवाई बिना उसके मत करें। ऋषिकेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। दावा है कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट है और बारिश के रेड अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को भी अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया। क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए चारधाम यात्रा को फिलहाल 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से कई जगह यात्री बीच में ही फंस गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धामी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में तीर्थ यात्रियों को रोका जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में सिर्फ भारी बारिश ही नहीं होगी, बल्कि तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से जारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। सड़कों पर कीचड़ इतना ज्यादा भर गया जिसमें गाड़ियां बंद पड़ गई। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कोहराम बरस रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार बंद पड़ी तो कार ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ कीचड़ इतना ज्यादा था कि कार के पहिए आधा से ज्यादा जमीन में धंस गए। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। नंदप्रयाग में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। मलबे के साथ साथ एक दुकान भी गिर गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो दंग रह गया। हाँ आओ क्या भाई, हाँ आओ क्या भाई, हाँ आओ क्या भाई, वहीं बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। शिमला में भी वही हालात हैं जो उत्तराखंड में हैं। शिमला में रात भर हुई तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया, क्योंकि बारिश के बाद कई जगह पहाड़ भी खिसके, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई तो और कई घरों के नीचे की मिट्टी भी बह गई। और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। शिमला के पंथा घाटी जोंगा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड के दौरान पेड़ गिरे और 2 लग्जरी कार इन पेड़ों की चपेट में आ गई। ऊपर पेड़ गिरने की वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी वजह से कार मालिकों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ दरके, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिमला के महली इलाके में हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। यहाँ कई जगह मिट्टी खिसक गई। इसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाए। इसमें स्लाइड हो गया और स्लाइड जो जाएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे आने वाली है दोनों। शिमला में भारी बारिश के बाद सीवरेज टैंक भी बह गया। मतलब मुसीबत चारों तरफ से आई है और लोगों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है तो कई लोगों के लिए राहत। शिमला से सुकून देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जहां बारिश हुई तो लोग पानी में भीगते हुए झूमकर नाचने लगे और लोगों ने बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान 4 से 5 लोग पहाड़ी गाने पर झूमते नजर आए। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन रखा था। बारिश में अपना अलग मजा है बारिश का। पंजाब से तो बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पकौड़े खाने वाला मौसम है यहाँ। भारी बारिश के बावजूद शिमला के बाजार भी गुलजार दिखे। छाता लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकल पड़े। मतलब पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारी बारिश के चलते देश के ज्यादातर बांध भर गए हैं। हिमाचल के मंडी जिले में स्थित
पंडोह डैम भी पूरी तरह से भर चुका है, जिसके बाद पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए और जैसे ही पंडोह डैम के गेट खोले गए, तेज बहाव के साथ पानी निकल पड़ा और पंडोह डैम के 5 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इस समय डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी के बहाव से ब्यास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मंडी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा। लोगों से अपील की जा रही कि वे नदी के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यास नदी का ये उफनता हुआ पानी अब संधोल, सुजानपुर, नादौन और देहरा होते हुए पौंग डैम की ओर बढ़ रहा है, जहां इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद ये पानी पंजाब के तलवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मंडी की जिवड़ी खड्ड में भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये खड्ड पंडोह डैम से लगभग 10 किलोमीटर दूर ब्यास नदी में मिलती है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि प्रशासन हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मानो दरिया बहने लगा और केवल 2 घंटे की बारिश के बाद ही ऐसा सैलाब आया जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई, खेत खलियानों में पानी भर गया। शहर की एक मिठाई की दुकान में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां रखी सारी मिठाइयां खराब हो गई और दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। बारिश का असर सिर्फ कस्बे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सायला उपखंड क्षेत्र के रेवतड़ा, जीवाड़ा, जालमपुरा और दहिवा सहित कई गांवों के लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए। कई जगह तो कच्चे मकान भारी बारिश को झेल ही नहीं सके और भरभरा कर गिर गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी, यानी कि मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। झारखंड के जमशेदपुर में अचानक गुडका नदी का जलस्तर बढ़ने से चीख पुकार मच गई। दरअसल नदी में उफान आया तो नदी का पानी स्कूल के अंदर तक पहुंच गया, जिससे स्कूल के अंदर बने हॉस्टल में 162 बच्चे फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए ग्रामीण आगे आए। दर्जन भर ग्रामीण पानी की धारा में कतार बनाकर खड़े हुए, फिर एक एक कर सभी बच्चों के स्कूल के बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला जमशेदपुर के पोटका प्रखंड की हरिना पंचायत का है। काफी मुश्किल था यहाँ पर। मैंने आके गांव वाला जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे सबको मैंने साहस दिया और गांव वाला लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। अभी सवाल उठ रहा है कि नदी किनारे स्कूल का निर्माण किसकी इजाजत से किया गया। वहीं प्रशासन ने स्कूल निर्माण की जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास हाईवे पर जाम लग गया और जाम इतना भीषण था कि जाम से 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जाम था कि खुला ही नहीं। जो दूरी 45 से 50 मिनट में पूरी होती है, वहां पहुंचने में घंटों लगे। लंबा जाम लगा है, सड़क पर हॉर्न बजाती एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन जाए तो जाए कैसे। आगे गाड़ियों की लंबी कतार जो लगी है, जो जहां खड़ा हुआ है वहीं फंस गया है और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की सांसें इसी जाम में थम गई। कमल पांचाल को जाम में घंटों फंसे रहने के बाद घबराहट हुई, फिर हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। 32 साल के संदीप पटेल की भी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कैंसर पीड़ित बलराम पांडे को उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन जाम के लिए NHI को जिम्मेदार बताता नजर आया। इंदौर उज्जैन रोड शो की बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना NHI के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक का नया रूट बनाया है, जिससे जाम की समस्या कुछ कम की जा सके। लेकिन अगर यही प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद 3 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। यूपी के कुशीनगर में एक लड़की ने पैसे हड़पने की नीयत से एक युवक को अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। खुलासा हुआ है कि इन सबके पीछे एक गैंग है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। साहिबा बानो ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात की साजिश रची। दरअसल जबलपुर के इंद्र तिवारी ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा में अपनी शादी न होने की बात कही थी, साथ ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था। 18 एकड़ जमीन है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर साहिबा बानो ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंद्र तिवारी के मर्डर की प्लानिंग की। सबसे पहले वो साहिबा बानो से खुशी तिवारी बन गई और अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद साहिबा ने इंद्र तिवारी से संपर्क कर शादी करने की बात कही। इंद्र तिवारी जबलपुर से शादी करने कुशीनगर पहुंच गया। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने जानकारी एकत्रित की इस गैंग ने, और उसी के माध्यम से जो इंद्र तिवारी है उनको टारगेट किया था। पुलिस ने किसी तरह से इंद्र तिवारी की शिनाख्त की और साहिबा बानो को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की वाराणसी में एक शख्स का शव घर में संदिग्ध हालातों में मिला। मृतक ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी का आरोप है कि उसके पति का कत्ल तीसरी पत्नी ने किया है। बताया जा रहा है कि मृतक विकास अपनी तीसरी पत्नी रिया शर्मा के साथ नेपाली बाग में किराए के घर में रहता था। बीती रात किसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हुई और अगले दिन विकास की लाश कमरे में संदिग्ध हालत में मिली। हमको फोन आया था 8 बजे सुबह में कि आपके जीजा को मार के चली गई, भाग गई। इसका नाम रिया शर्मा है। वहीं मृतक की पहली पत्नी नीलम का आरोप है कि कत्ल तीसरी पत्नी रिया ने किया है, जो कत्ल करके फरार हो गई, जिसके साथ मृतक रहता था। फिलहाल पुलिस रिया की तलाश में जुटी है, क्योंकि पहले पुलिस जिसे आत्महत्या समझ रही थी, अब उस केस की सुई कत्ल की मर्डर की तरफ मुड़ गई है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले से हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। वहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी परिजन की हत्या की और शव को घर से 30 किलोमीटर दूर फेंक दिया। शंकर मूर्ति की उम्र 50 साल थी। पत्नी सुमंगला हॉस्टल में रसोइया का काम करती है और उसी ने प्रेमी नागराजू के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में बात सामने आई कि सुमंगला ने पति की आंख में पहले मिर्च पाउडर डाला, फिर डंडे से इतना पीटा कि उसका पति बेसुध हो गया। इसके बाद सुमंगला ने पति के गले और पैरों को दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सुमंगला और उसके प्रेमी ने शव को बोरे में बंद करके सुनसान इलाके में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा पुलिस ने मिर्च पाउडर के आधार पर किया, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और इसी मिर्च पाउडर के चलते सुमंगला की सच्चाई सामने आ गई। सुमंगला ने बताया कि शंकर मूर्ति उसके अवैध रिश्ते का विरोध करता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी।